नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में। आज का हमारा जो लेक्चर है वो भूगोल के मूलभूत सिद्धांतों में सबसे इम्पोर्टेंट 3 थ्योरीज को एक्सप्लेन करने के लिए। पहली थ्योरी आती है अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। दूसरी थ्योरी आती है अपनी सी फ्लोर स्प्रेडिंग, समुद्र सागर का विस्तार। और तीसरी थ्योरी आती है अपनी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इन तीनों को तो पढ़ेंगे ही, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इस लेक्चर में हम जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं उन सब के कारणों को रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने लेक्चर का नाम ही रख लिया है भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। अब इसमें जो पहली जो थ्योरी है उनको एक पार्ट में देख लेंगे, और जो तीसरी थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक उसको एक अगले पार्ट के रूप में देख लेंगे। 2 पार्ट में से डिवाइड कर लेंगे। तो लास्ट लेक्चर आप देख चुके होंगे, ठीक है, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। भूगोल के मूलभूत सिद्धांतों में ब्रह्मांड कैसे बना था ये आपने पहले देख लिया है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है कितने वर्ष पहले हुई है? 13.7 वर्ष पहले। उसके बाद हमने स्टार्स का फॉर्मेशन किया था, तारों का निर्माण किया था, और तारों के निर्माण में सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था लाप्लास और कांत नाम के 2 व्यक्तियों ने न्यार का सिद्धांत दिया था, जिसे हमने बोला था नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास एंड कांत। ठीक है, जिसमें ये बात बोली थी जो गैसों और धूल का जो बादल था गुरुत्वाकर्षण बल के कारण केंद्रित होने लगा, डिस्क बन गया। केंद्र के अंदर वहां पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने मिलकर हीलियम का निर्माण किया, परमाणु संलयन की क्रिया हुई तो वहां सूर्य बना। साथ में जो पदार्थ बिखरा उसके कारण ग्रह बन गए, जिसमें हमने पृथ्वी के निर्माण में भी अलग अलग थ्योरी देखी। एक्चुअली में मैंने वहां पे द्वैतवाद, अद्वैतवाद और आधुनिक सिद्धांत वाली बताई थी, लेकिन मैंने ये बोला था सबसे इंपॉर्टेंट इस लाप्लास वाली थ्योरी को फाइनल मान लीजिएगा आप अपना। ओके, फिर हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात की। ओवरव्यू में तो बताया कि हम ऊपर तक तो काफी ऊपर चले गए हैं लेकिन अंदर नहीं जा पा रहे हैं। पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो 6400 किलोमीटर है। ठीक है, अब पृथ्वी के अंदर जाने पे सबसे पहला कारण जो प्रॉब्लम आती थी वो उसका टेम्परेचर बढ़ जाना होता था। ठीक है, तो फिर अलग अलग तरीके उन्होंने खोज करने की कोशिश की, तो फाइनली उन्हें ये निकल के आया कि पृथ्वी का एक 3 भागों में बांट लेते हैं हम। पहला भाग बांट लेते हैं क्रस्ट, दूसरा बांट लेते हैं मेंटल, और तीसरा बांट लेते हैं कोर। अंदर वाला जो अंदरूनी भाग है वो कोर। वहां पे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्लियरली समझाया था किस तरीके से कोर को 2 भागों में बांटते हैं, इनर कोर, अपर कोर। मेंटल को भी 2 भागों में बांटते हैं और क्रस्ट को भी 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में आपने कुछ एक सवालों का आंसर, आपको लास्ट लेक्चर में आपको कुछ सवालों का जवाब मिल गया होगा, जैसे कि ज्वालामुखी कैसे निकलते हैं, तो ये आपको समझ में आ गई होगी। अगर पृथ्वी के अंदर वहाँ मेंटल है, मेंटल मैग्मा है, तो पृथ्वी की जो क्रस्ट है उस पर अगर कहीं दरार पड़ जाती है तो वहाँ ज्वालामुखी बाहर निकल जाते हैं, तो वहाँ से जो है वो ज्वालामुखी बनते हैं। ठीक है, अब कुछ सवाल हैं लाइक भूकंप कैसे आते हैं, पर्वत कैसे बनते हैं, पठार कैसे बनते हैं, महाद्वीप कैसे बनते हैं और महासागर कैसे बनते हैं, ये सवाल बचे। इनका अभी तक जवाब नहीं मिला। इनको समझाने के लिए 3 थ्योरीज हैं ये, और इन 3 थ्योरीज को समझना होगा। पहली थ्योरी है जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, अब यहाँ पे आप पेज नंबर 2 पे देखेंगे एक जीआईएफ फाइल लगाई हुई है मैंने। तो इस जीआईएफ फाइल में आप देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा जूम इन जूम आउट करके कर लीजिए, तो वहाँ पे वो फाइल चलने लग जाएगी। ये जो आप जीआईएफ फाइल देख रहे हैं इसमें आप एक व्यक्ति हैं वैगनर नाम का, वो आपको बीच में देख रहे होंगे। तो उन्होंने अपने खोज की और उन्होंने अनुमान लगाया कि इस तरीके से खोज करके अनुमान लगाया कि देखो ये दक्षिण अमेरिका का जो भाग है वो अफ्रीका में फिट बैठ रहा है, और उत्तरी अमेरिका में और इधर की साइड में अलग अलग महाद्वीपों में फिट बैठ रहा है। तो इन्होंने अनुमान लगाया कि कोई टाइम पे, पुराने टाइम पे ये सभी महाद्वीप एक जगह रहे होंगे। ठीक है, पहली बात उन्होंने क्या बोल दी, ये जिगसॉ पजल होता है ना, जिस तरीके से हम फिट करते हैं चीज़ों को, हमने बचपन में खेला होगा चीज़ों को फिट करने वाला। तो उन्होंने सब महाद्वीपों को लिया और उन्हें फिट करने की कोशिश की, तो उन्हें लगा कि यार सच में ये फिट हो रहे हैं। तो निश्चित सी बात है अगर ये फिट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं पहले एक जैसे एक ही स्थल पे रहे होंगे, वहां से जो अलग अलग हुए होंगे। ठीक है, तो ये जो अपनी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया, और इसको बोला जाता है भौगोलिक समरूपता सिद्धांत यानी जिगसॉ फिट थ्योरी बोला जाता है। इसमें जब इनसे पूछा गया कि भाई साहब आप प्रमाण दीजिए, अपने पक्ष में कुछ प्रमाण दीजिए, किन प्रमाणों के आधार पे हम माने कि आप सही बोल रहे हो कि पहले जो था सिर्फ और सिर्फ पेंजिया था, उसके बाद में 2 भागों में टूट के अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बना, तो आप इसका प्रमाण दो। तो उसने 4 प्रमाण दिए थे अपने इस थ्योरी के समक्ष में। तो पहला प्रमाण उसने बोला था
मैचिंग कोस्ट लाइन जिग्सॉ फिट, जो अभी मैंने दिखाया कि अगर हम ये जो कोस्ट लाइन्स हैं अपने महाद्वीपों की जो किनारे हैं उनको मिलाएंगे तो वो फिट बैठ रहे हैं। पहला प्रमाण तो ये दिखा दिया और बिल्कुल सही दिखा है ये बिल्कुल। दूसरा, उन्होंने अलग अलग महाद्वीपों की चट्टानों को लिया, नीचे अगले पेज में आप देखेंगे तो चारों को दिखाया है, जिग्सॉ फिट में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में उन्होंने अलग अलग महाद्वीपों की चट्टानों को लिया। नंबर 2, सिमिलरिटी ऑफ रॉक्स में, तो उसने उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ग्रीनलैंड की चट्टानों को लिया और उनके एविडेंस के आधार पे उन्होंने बोला कि यार यहाँ पे अलग अलग होने के बावजूद भी जो चट्टानें मिल रही हैं वो सेम केमिकल कंपोजिशंस की मिल रही हैं और उनकी एज भी उसी टाइम की निकल के आ रही है, सेम एज निकल के आ रही है। तो उन्होंने दूसरा जो है अपना प्रमाण ये दे दिया कि रॉक्स में सिमिलरिटी पाई जा रही है अलग अलग महाद्वीप होने के बावजूद। इसका मतलब ये किसी समय एक जगह रहे होंगे तभी ये बाद में अलग हुए। फिर तीसरा उसने प्रमाण दिया फॉसिल एविडेंस, उसने जीवाश्मों का अवशेष जो ढूंढ के लाया। उसने लाइक अपना नीचे की साइड में आप देखेंगे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका का नीचे का भाग, इंडिया का कुछ प्रायद्वीपीय भाग, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों पे उसने जीवाश्मों के अवशेष इकट्ठे किए और उसने पाया कि सेम तरीके के जीवाश्म मिल रहे हैं वहां पे नीचे वाले इलाकों में, ठीक है। तो उसने बोला कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इतने बड़े बड़े समुद्र हैं इनको पार करके एक जीव दूसरी जगह जा सके, तो निश्चित कभी ना कभी ऐसा रहा होगा कि ये एक जगह पे जुड़े रहे होंगे तभी इस तरीके के एक जैसे जीवाश्म पाए जा रहे हैं। और फाइनली उसने ग्लेशियल एविडेंस दिए। ग्लेशियल एविडेंस भी सेम उसी तरीके से है। ग्लेशियल एविडेंस का मतलब होता है, एक अपरदन शब्द आपने सुना होगा, वायु से अपरदन होता है, हवा से अपरदन होता है, उसके अलावा बर्फ से भी अपरदन होता है। तो उसने नीचे वाली जो ये जगह है अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और इंडिया का जो प्रायद्वीपीय भाग है, यहाँ पे जो चट्टानों का अपरदन देखा वो ग्लेशियल से देखा, बर्फ के कारण अपरदन उसने देखा। तो उसने बोल दिया कि ग्लेशियल जो अपरदन है वो सेम हो रहा है, इसका मतलब किसी ना किसी समय पे ये जो है वो सब एक जगह पे रहे होंगे। तो किसने बोला है, ये चार सिद्धांत किसने दिए? अल्फ्रेड वेगनर ने। और कौन सी थ्योरी बोल दी उसने अपनी? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है। ये इसका नाम उसने दे दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब सिद्धांत को मैं पढ़ के बोल देता हूं जो समझाया उसे। सिद्धांत क्या कहता है? वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है। ये युग जो है वो आपको एक अपना लेक्चर आएगा उसमें पूरा क्लियर कर देंगे अपना भूगर्भिक इतिहास में, तब आप समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इस बृहत महाद्वीप को उन्होंने पेंजिया का नाम दिया था। किसी समय जब इकट्ठे रहे होंगे तो इस वेगनर ने उसका नाम दे दिया पेंजिया, और इसके चारों ओर विशाल महासागर को उसने पेंथालासा का नाम दे दिया था। अंतिम ट्राइसिक युग में पेंजिया का विभाजन हुआ। उन्होंने अनुमान लगाया कि ट्राइसिक युग में जो पेंजिया है उसका विभाजन हुआ है। उत्तरी भाग जो है वो अंगारालैंड में नाम से जाना गया और दक्षिणी भाग जो है वो गोंडवानालैंड नाम से जाना गया। और करीब 6.5 अरब वर्ष पूर्व अंतिम क्रेटियस युग में उपविभाजन भी हुआ। उपविभाजन का मतलब ये हुआ कि जो अंगारालैंड है वो अलग अलग पार्टों में बंटता गया और गोंडवानालैंड है वो भी अलग अलग महाद्वीपों में बंटता गया, ठीक है। तो ये इनकी थ्योरी है कि पेंजिया दो भागों में बटा, अंगारालैंड और गोंडवानालैंड, और ये भी धीरे धीरे समय के साथ में अलग अलग भागों में बट गए। ओके, आप इमेज से भी ध्यान रख सकते हैं, गोंडवानालैंड जो है वो नीचे वाला हिस्सा है और अंगारालैंड जो है ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है। तो अंगारालैंड में आपको उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया आएंगे ऊपर वाले हिस्से में, और गोंडवानालैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया आएंगे, जिनके एविडेंस वो दिखा रहा है इमेजेस में कि इनके ग्लेशियल एविडेंस, फॉसिल एविडेंस उसने दिखाए हैं। तो वो जो है वो उसने किस तरीके से गोंडवानालैंड के दिखाए। तो ये उसने अपनी थ्योरी प्रतिपादित कर दी कि कोई समय ऐसा रहा होगा कि सब के सब जो महाद्वीप हैं एक जगह पर रहेंगे। लेकिन अब जब उससे पूछा गया कि भाई साहब इन विस्थापनों का कारण बताइए, क्यों ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, क्यों महाद्वीप सरक सरक के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वो यहाँ पे अटक गया और प्रॉपर वे में सही जवाब नहीं दे पाया। उसने नीचे का उसे प्रॉपर ज्ञान नहीं था, क्योंकि ये जो थ्योरीज आई थी वो 1940 से पहले की बात थी। तो उस समय भूकंपीय तरंगों और पृथ्वी के आंतरिक भाग का इतनी ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। तो उसने बोल दिया कि इस विस्थापन का कारण जो है वो सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है। सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल इस क्रस्ट को खींच रहा है, महाद्वीपों वाले स्थलखंड को खींच रहा है, इसलिए वो अलग होते जा रहे हैं। अब ये जो है वो बात एक जो समझ से परे हो जाती है, क्योंकि अगर इतना ही ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगता तो फिर पृथ्वी को ही खींच लेता चंद्रमा। इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता तो हो सकता है कि ज्वार और भाटा जो हो रहे हैं वो चंद्रमा के और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहे हैं, लेकिन ये थ्योरी जो है वो इस तरह मान्य नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे वो गलत हो गया, उसकी यहाँ पे सीमा आ गई।
उसके अलावा आपको लास्ट लेक्चर में अगर ध्यान हो, जब मैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताई थी, तो उसमें मैंने 3 नाम लिए थे। एक नाम लिया था, स्विस का नाम लिया था, एडवर्ड स्विस, उसके अलावा डेली का नाम लिया था और एक आईयूजीसी नाम लिया था। तो एडवर्ड स्विस ने जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया था 1940 से पहले, तो उसने 3 भाग बताए थे कि ऊपर वाला जो भाग है वो सियाल है, उसके नीचे सीमा है और उसके नीचे नीफे है। ठीक है, इसने उस थ्योरी का समर्थन किया कि ऐसा ही है, सियाल है, उसके नीचे सीमा है। सियाल जो है वो अपना महाद्वीपीय भूपर्पटीय कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और सीमा जो है वो अपना ओशियनिक क्रस्ट है, यानी समुद्र की भूपर्पटीय, उसने ऐसा बोला। और उसके नीचे जो है वो नीफे है। लेकिन ये थ्योरी आपने पिछले लेक्चर में देख ली होगी कि प्रॉपरली सही नहीं है। जब भूकंप के तरंगों की जो खोज हुई और फिर अंदर जाकर के वहाँ पे उन्होंने चेक किया, तो पता चल रहा है कि नीचे की जाने पे कहाँ पे कौन सा मैग्मा है, किस भाग में वहाँ पे द्रव की अवस्था है, किस भाग में ठोस है। तो ओरिजिनली तो आप ये देख सकते हैं, साइड में आपको दिख रहा होगा आधुनिक सिद्धांत। इसको थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने क्लियर बता दिया था ये। पृथ्वी के अगर आंतरिक भागों तक हम जाते हैं तो इसे हम 3 भागों में बांट लेते हैं। ऊपर वाला भाग जो होता है वो क्रस्ट होता है, सबसे ऊपर वाला भाग। ठीक है, एक बार रिवाइज कीजिए। दूसरा वाला जो भाग होता है वो अपना होता है मेंटल। ठीक है, और तीसरा वाला भाग जो होता है वो अपना कोर। ठीक है, उसको भी उन्होंने अलग अलग भागों में बांटा था। कोर को उसने बोल दिया था कि एक तो है बिल्कुल नीचे की साइड में, अंदर में, वो इनर कोर। उससे ऊपर की साइड में 2900 किलोमीटर से शुरू होता है और 5100 किलोमीटर तक जाता है, वो आउटर कोर होता है। और ये लिक्विड है टोटली, आउटर कोर जो है। ठीक है, आउटर कोर से ऊपर जब मेंटल में आता है तो मेंटल में उसे एक तरीके से द्रवित मैग्मा मिलता है। वहां पे सेकेंडरी वेव पास तो हो रही थी, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो धीमी हो गई थी। इसलिए उन्हें लगा कि यहाँ पे मोल्टन मैग्मा है, पिघला हुआ मैग्मा है एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर वाला हिस्से में 2 शब्द आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। एक है लिथोस्फीयर, 2 शब्द आपको ध्यान रखने होंगे। एक है लिथोस्फीयर, एक है एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर को बोलते हैं हम दुर्बल मंडल हिंदी में। ठीक है, और लिथोस्फीयर को बोलते हैं हम स्थल मंडल एक तरीके से। ठीक है, लिथो का मतलब होता है पत्थर वाला भाग। तो जहां पे अपना महाद्वीप की जो भूपर्पटी है और अपना जो समुद्र है उसकी भूपर्पटी, ये दोनों मिलकर के जो भाग बनाती हैं उसे तो बोला जाता है क्रस्ट। महाद्वीप की भूपर्पटी यानी महाद्वीप की क्रस्ट, और अपना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और अपना ओशियनिक क्रस्ट, दोनों मिलकर बना रही है टोटल क्रस्ट, अपने पृथ्वी का क्रस्ट। ओके, उसके बाद में जब हम मेंटल में जाते हैं तो मेंटल का कुछ भाग, शुरू का कुछ भाग ऊपरी ऊपर में, ऊपरी मेंटल का भी 10-5 किलोमीटर का भाग ऐसा है जो कठोर है, और ये तीनों मिल जाते हैं तब बनता है लिथोस्फीयर। आगे बात समझ में? क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का थोड़ा सा भाग मिलकर के क्या बना रहे हैं? लिथोस्फीयर। ठीक है, जो भाग कठोर है उस सबको क्या बोल दिया मिलके? लिथोस्फीयर। और इनके जस्ट नीचे जहां पे मैग्मा शुरू हो जाता है, ठीक है, उसको बोला जाता है एस्थेनोस्फीयर यानी दुर्बल मंडल, और यहीं पे जो है वो मोल्टन मैग्मा मिलता है। अब एक चीज यहाँ पे समझाने के लिए काम आएगी आगे, इस चीज का ध्यान रखना। ये लिथोस्फीयर जो है वो टोटली कैसा है? ठोस है। और इसके नीचे जो एस्थेनोस्फीयर है वो एक तरीके से प्रॉपर द्रवित तो नहीं है, लेकिन मैग्मा यानी आधा गाढ़ा द्रव है। ठीक है, तो ये लिथोस्फीयर जो है वो नीचे वाले मैग्मा पे तैरता रह रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखनी है आपको। लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर, 2 चीज ध्यान रखना। तो पहला आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। उसने अपने समझ 4 एविडेंस दिए हैं। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पे आई? जब उससे पूछा गया कि कारण बताओ क्यों हो रहा है, तब उन कारणों को नहीं बता पाया, और उसने सियाल और सीमा वाली बात को ही सही बोला था। अब उस समय के हिसाब से वो सही था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें जो कमी थी उन कमियों को दूर करने के एक व्यक्ति आए, आर्थर होम्स। इसकी कमी क्या थी? जब इससे पूछा गया ये दूर क्यों जा रहे हैं, तो उनका जवाब नहीं दे पाया। तो एक व्यक्ति आए, आर्थर होम्स। तो आर्थर होम्स ने संवहनीय तरंग सिद्धांत दिया, कन्वेक्शन करंट थ्योरी दी। कन्वेक्शन करंट मतलब क्या होता है? जब आप कभी केतली में पानी गर्म कर रहे हो, लाइक, ठीक है, गैस पे रख के आप पानी गर्म कर रहे हो किसी भी बर्तन में,
तो जब गैस आप चला देते हो तो नीचे की साइड से जो पानी है वो गर्म होकर के उसके कण धीरे धीरे ऊपर की साइड में आते हैं, कन्वेक्शन होता है उसमें, ठीक है। और ऊपर के कण जो ठंडे हैं वो फिर नीचे की साइड में चलते हैं, तो उसमें आपको देखने को मिलता होगा तरंग जैसे एक तरीके से चक्र जैसा बन जाता है। नीचे से जो पानी के कण गर्म हो चुके हैं वो ऊपर आएंगे, ठीक है, और जो ठंडे हैं वो नीचे की साइड में जाएंगे, तो एक पूरा चक्र सा बन जाता है। इसी को कन्वेक्शन करंट कहा जाता है, ठीक है। सेम ये आर्थर होम्स ने ऐसा बोला कि हमारी पृथ्वी में जो नीचे वाला भाग है एस्टेनोस्फीयर, जिसमें मैग्मा मिल रहा है आपको, मैग्मा द्रवित में है, तो उस द्रवित मैग्मा में कन्वेक्शन करंट चल रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। और उस कन्वेक्शन करंट में अलग अलग अंग होते हैं। कन्वेक्शन करंट में आप देखेंगे तो एक भाग जहां पे ऊपर की साइड में तरंग आ रही है तो वो उसे बोला जाएगा राइजिंग लिम्ब, ऊपर की साइड में जा रही है ना तो उसे बोला जाएगा राइजिंग लिम्ब, और जब नीचे की साइड में जा रही है तब उसे बोला जाएगा डाउनवर्ड लिम्ब। लिम्ब इंग्लिश का शब्द है, अंग बोल सकते हैं उसे। अब इस इमेज में देखिए, आप देखिए यहाँ पे मेंटल में इस तरीके से तरंगें चल रही हैं, ऊपर की साइड में आ रही है तब उसे बोलेंगे राइजिंग, और जब वो नीचे की साइड में जा रही है वो तरंग, ठीक है, और उसे बोलेंगे डाउनवर्ड लिम्ब। आगे बात समझ में? तो उसने बोला, आर्थर होम्स ने, कि ये जब राइजिंग लिम्ब्स दो आपस में मिलती हैं, जब नीचे की साइड से ऊपर की साइड में आती हैं, तो वो क्या करती हैं कि ऊपर की साइड में जो क्रस्ट है या अपना लिथोस्फीयर है उसको तोड़ देती हैं। इस तरीके से आ रही हैं तो उसे तोड़ने का काम करती हैं, और जो अंदर की साइड में जा रही हैं, नीचे की साइड में जा रही हैं, वो उस क्रस्ट को अंदर ले जाने का काम करती हैं, नीचे की साइड में दबाने का काम करती हैं। जो ऊपर की साइड में आ रही हैं वो तोड़ती हैं और नीचे से मैग्मा बाहर निकलता है, ठीक है। और जो बाहर की साइड से नीचे को जा रही हैं वो उसको क्रस्ट को जो है वो नीचे की साइड में ले जाती है, मोल्टन मैग्मा की तरफ ले जाती है। ये आर्थर होम्स ने संवहनीय तरंग सिद्धांत में बोला था। देखिए क्या लिखा है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में मेंटल मैग्मा से बना हुआ है, ठीक है। मेंटल में संवहनीय तरंगें चलती रहती हैं जिसके कारण भूपटल पर महाद्वीप क्या है, विस्थापित होते हैं, ठीक है। तो इसने उस चीज को एक्सप्लेन कर दिया जो वहां पे जो अल्फ्रेड वेगनर था वो छोड़ गया था, और ये थ्योरी जो है वो आज भी मान्य है, ठीक है। आज भी आगे हम जो अगला पॉइंट पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक वाला, उसमें भी इसको मान्य किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से जो ये बन रहा है, इस तरीके से घेरा जैसा जो बन रहा है, इसी को बोला जाता है कन्वेक्शन सेल। एक अगर पूरा इस तरीके से बन जाए तो कन्वेक्शन सेल। जहां पे दो उठती हुई तरंगें आएंगी वहां पे जो है वो दो क्रस्ट जो है वो दूर होंगे एक दूसरे से, और जहां पे डाउन साइड में जाएंगी वहां पे नीचे की साइड में क्रस्ट चलता जाएगा। आप इमेज में अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ऊपर उठते हुए भाग में यहाँ पे जो है वो एक घाटी बनेगी या रिज बन जाएगी, और नीचे की साइड वाले भाग में आपको क्रस्ट नीचे की साइड में जाता हुआ दिख रहा होगा। ओके, आगे वाले लेक्चर में, आगे वाले पार्ट में और समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर्थर होम्स ने अपनी कन्वेक्शन थ्योरी के आधार पे उस जो अधूरी बात थी उसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट टॉपिक जो है वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है। उससे पहले हम सी फ्लोर की मैपिंग देखते हैं, ठीक है। बाकी अपना एक लेक्चर रहेगा अपना ओशियनोग्राफी, उसमें पूरा क्लियर हो गए। सी फ्लोर मैपिंग का मतलब क्या है, हमारी नज़र में हम जैसे ही देखते हैं समुद्र के बारे में दिमाग में आता होगा तो ऐसा समझते हैं कि ऊपर ऊपर से तो पानी है, नीचे भी पूरा समतल ही होगा, इस तरीके से हमारे दिमाग में आता है। पहले समय पे ज़्यादातर लोग जो थे वो यही सोचते थे, क्योंकि अंदर जाना वो पॉसिबल नहीं होता है। आप जो है वो 100 मीटर चल जाओगे, 200 मीटर चल जाओगे, उससे नीचे जैसे ही जाएंगे ना तो वहाँ पे दबाव प्रेशर ज़्यादा होने लग जाता है। तो पुराने समय पे मनुष्य पहुँच नहीं पाया। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तब सबमरीन्स का आविष्कार हो गया। सबमरीन्स जो है वो पानी के अंदर चलती हैं, पनडुब्बी। अब पनडुब्बियों के आधार पे जब वो नीचे होकर के जाने लगे 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर, तब उन्होंने देखा कि यार ये समुद्र के बारे में जब हम विचार रखते हैं ना कि नीचे से समतल हो सकता है, उसकी फ्लैट फ्लैट सतह हो सकती है, वो गलत है। क्योंकि समुद्र में जितना पृथ्वी पे पर्वत पठार बने उससे ज्यादा समुद्र में बने हुए हैं, उन्होंने ऐसा देखा। तो यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न सबमरीन द्वारा समुद्र के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त की गई, और उन्होंने पाया कि समुद्र में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत ऊंचे नीचे भाग हैं, जिनमें पर्वत हैं, ठीक है, घाट्स हैं, मिड ओशियनिक रिज हैं और ट्रेंचेज हैं, ठीक है। पर्वत हिल्स, गोइट्स भी हिल्स का ही एक हिस्सा होता है। अगर ऊपर वाला भाग समतल हो जाता है तो उसे गोइट्स बोलते हैं। मिड ओशियनिक रिज और ट्रेंचेज, अब ये दो चीज आपको समझनी पड़ेंगी। इस इमेज को आप देख लीजिए, थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा इस इमेज से। ये अलग अलग पर्वत दिख रहे होंगे, बीच में आपको
एक लंबी सी इस तरीके से दिख रहा होगा तो उसे बोला जाता है मिड ओशियनिक रिज। अभी थोड़ी देर नेक्स्ट इमेज में दिखा दूंगा। और जहां पे अपना समुद्र और महाद्वीपीय क्रस्ट जो मिल रही है वहां पे आपको बहुत गहरी खाई सी दिख रही होगी, जिसे गर्त बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेंच। ठीक है, तो ट्रेंच भी होती हैं जो महाद्वीप के पास में होती है नॉर्मली, जैसे कि आपने मेरीना ट्रेंच का नाम सुना होगा। ठीक है, सबसे गहरी ट्रेंच है, उस तरीके की यहाँ पे ट्रेंच भी पाई जाती हैं। ओके, तो आप नेक्स्ट पेज में देखिए कि मिड ओशियनिक रिज क्या है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं नेक्स्ट पेज में, इसमें आप देखिए बीच में अटलांटिक महासागर के बीच बीच में आपको एक बहुत ऊंची सी आपको एक पर्वत श्रृंखला सी दिख रही होगी, दिख रही है। और ये अटलांटिक के बीचों बीच में है। पहली बार खोज यहीं पे हुई थी, क्योंकि अमेरिका की पनडुब्बियां जाती थी द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी से लड़ने के लिए। तो पहली बार जब ये खोज की गई तो मिड ओशियनिक, क्योंकि ओशन के मध्य में, तो मिड ओशियनिक रख दिया, रिज एक तरीके से पर्वतमाला बोलेंगे इसे। लेकिन बाद में पाया कि ये मिड ओशियनिक रिज ओनली अटलांटिक महासागर में नहीं है, बाकी आगे जाएंगे तो हिंद महासागर वाले क्षेत्र में है, ऑस्ट्रेलिया से नीचे की साइड में आते हुए, और ये पूरे प्रशांत महासागर में है पूरी ये मिड ओशियनिक रिज। ठीक है, और ये लंबी पर्वत श्रृंखला है, जितनी हिमालय, हिमालय तो कुछ नहीं है, ये तो पूरी की पूरी जुड़ी हुई है इतनी दूर तक। ये उन्होंने ऐसा पाया कि बीच में जो मिड ओशियनिक रिज पाई जाती है। अब फिर आगे वही सवाल बढ़ते जाएंगे कि मिड ओशियनिक रिज कैसे बनी। ठीक है, अब जैसे कि ये पूरा आपने देख लिया, अब यहाँ पे 3 सवाल निकल के आते हैं। जब अपना समुद्र की जो फ्लोर है, सतह का अध्ययन किया गया तो 3 सवाल निकल के आए। पहला सवाल कि समुद्री भूपरपट्टी मिड मेसोजोइक युग से पुरानी क्यों नहीं है। ठीक है, अब वहां पे जब ज्योग्राफर्स ने अध्ययन किया तो समुद्र के अंदर जितने भी पर्वत और जितने भी हिल्स निकले, उन सब की उम्र उन्होंने ज्ञात करने की कोशिश की, तो उन्हें करीब करीब ऐसा अनुमान लगा कि 30 करोड़ वर्ष के आसपास है, हाईएस्ट है। इससे ज्यादा कोई भी वहां पे पुरानी उन्हें हिल्स नहीं मिली अंदर में। और अगली बात, उन्होंने ये जो मिड ओशियनिक रिज है ना, इसके आसपास वाली जो पर्वतों और चोटियों का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि ये तो बिल्कुल नए, इनकी उम्र तो बहुत कम है, बिल्कुल नए हैं। और जैसे जैसे मिड ओशियनिक रिज से दूर जाते जाते हैं, दूर की साइड में जाते जाते हैं, महाद्वीप की साइड में जाते जाते हैं, तो उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, पर्वतें मिलेंगी और उनकी उम्र बढ़ती जा रही है। तो ये सवाल हो गए, 3 सवाल हो गए एक तरीके से। क्या सवाल हुआ? पहला तो ये जो मिड ओशियनिक रिज है, ये जो है वो बिल्कुल नई है, क्यों है नई? फिर मिड ओशियनिक रिज से दूर जा रहे हैं तो जितने भी पर्वत या पठार या जितने भी वहां पे आपको क्रस्ट का मैटर मिल रहा है, उसकी जो एज है वो बढ़ती जा रही है। और ट्रेंच पे जाके ये हमें पर्वत मिलते ही नहीं है, ट्रेंच के आसपास कोई पर्वत नहीं मिल रहा है, क्योंकि इमेज में आप पिछले में देख लीजिए, ट्रेंच के आसपास में कोई पर्वत नहीं दिख रहा होगा आपको। तो ये 3 सवाल आए, तो 3 सवालों का जो सॉल्यूशन देने के लिए एक सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है थ्योरी दी गई। 3 सवाल कौन कौन से? पहला सवाल तो ये हुआ कि जो ओशियनिक क्रस्ट है उसमें सारे के सारे जितने भी उन्हें मैटर मिले हैं वो मिड मेसोजोइक युग से पुराने नहीं है, क्यों ऐसा है? ठीक है, पहला सवाल तो ये हुआ। दूसरा, अगर मिड ओशियनिक रिज से दूर जा रहे हैं तो चट्टानों की आयु बढ़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? और तीसरा, ट्रेंच के पास जाने पे समुद्री पर्वत दिखाई नहीं दे रहे, ऐसा क्यों हो रहा है? ये 3 सवाल आए और इन तीनों का जो सॉल्यूशन मिला वो इस थ्योरी से मिला। 1960 के दशक में हैरी हैस और डायट्स के द्वारा समुद्री मैपिंग से संबंधित जितने भी सवाल थे उनके जवाब दिए गए। ठीक है, उन्होंने आर्थर होम्स की संवहनीय तरंग द्वारा प्रस्तुत की गई व्याख्या को यूज में लिया। ठीक है, और उन्होंने मिड ओशियनिक रिज, ट्रेंच और वह अन्य गलतियों को सुलझाया। अब देखो उन्होंने कैसे सुलझाया। ये जो आप मिड ओशियनिक रिज के नीचे वाला जो इमेज देख रहे हैं, उसमें आप देखिए जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था आर्थर होम्स वाली बात। तो आर्थर होम्स ने बोला था कि नीचे की साइड में संवहनीय तरंग चलती रहती हैं। ठीक है, नीचे की साइड में क्या चल रही है? संवहनीय तरंग चल रही हैं। जब उन संवहनीय तरंगों का जो अपर लिम्स होती हैं, ऊपर की तरफ उठती हुई तरंगें होती हैं, तब वो क्या करती हैं? वो समुद्र को बीच में से, वहां से या समुद्र के रस्ट को बीच में से तोड़ देती हैं और वहां पे नीचे की साइड से मैग्मा निकल के बाहर आ जाता है। और इसके कारण क्या बन रहा है? वहां पे समुद्र के बीचों बीच में क्या बन रहा है? अपना मिड ओशियनिक रिज बन रही है। ठीक है, ये तो समझ में आ गए, क्योंकि वो तोड़ के नया पर्वत एक तरीके से बन रहा है तो उसकी उम्र जो है वो कम रहने वाली है। ठीक है, दूसरी साइड में अगर देखेंगे कि इसकी जो डाउनवर्ड लिम्ब है, दूसरी साइड में जो नीचे की साइड में जो जा रही है, वो क्या कर रही है? इस जो ओशियन की क्रस्ट है उसे नीचे की साइड में दबा रही है,
नीचे की साइड में दबाती जा रही है। तो निश्चित सी बात है, अगर यहाँ पे नया मैटर बन रहा है और इधर की साइड में दबता जा रहा है, तो मतलब इसका ये है कि ये जो समुद्र की सतह है ये बढ़ती बढ़ती और लास्ट में ट्रेंचेज के पास में खत्म होती जा रही है। यानी सी का विस्तार जो है वो सतह का विस्तार होता जा रहा है। आज जो यहाँ पे कोई पर्वत बना होगा बीचों बीच में मिड ओशनिक रिज में, धीरे धीरे वो पर्वत जो है वो खिसकते खिसकते लास्ट में महाद्वीप की साइड में चलता जाएगा, क्योंकि वो जो नीचे की साइड में खींचने वाली है वो उसे दूसरी साइड में ले जा रही है। इस तरीके से जो है वो वहां पे बीच में मिड ओशनिक रिज का कुछ भाग जो है वो इधर की साइड में, कुछ भाग इधर की साइड में चलता जाएगा और लास्ट में टोटली वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ट्रेंचेस के पास में। ये उन्होंने इस तरीके से समझा दिया। आगे बात समझ में? वही लास्ट में मैंने बता दिया। इसका एक इमेज इस साइड में लगा हुआ है तो उसमें आप देख लेंगे मिड ओशनिक रिज उसी पेज पे लगा हुआ है, पेज नंबर अपना 6 पे ही। ठीक है, इसमें आपको अलग अलग पर्वत दिख रहे हैं। ये पर्वत बनने का कारण समझ में आ गया? आ गया बात समझ में? अगला सवाल, अगला सवाल जब वही बात जो थी कि इनकी एज, एज अब इसी से आप समझ लीजिए, क्योंकि बीच में जो नया बन रहा है धीरे धीरे खिसकते हुए दूर दूर जाते जा रहे हैं, तो दूर जाते जाएंगे वो तो पुराने होते जाएंगे और जो बीच में आता जाएगा वो नया होता जाएगा। और फिर उन्होंने अनुमान लगाया, जब पूरा चेक किया तो उन्हें पता चला कि मिड मेजोइक से ज्यादा की उम्र हो ही नहीं पा रही है, क्योंकि जो मिड मेजोइक से ज्यादा की होने वाली थी वो जो है वो ट्रेंच एज के पास में आके खत्म हो जाते हैं और नीचे सबडक्ट हो जाते हैं, धंस जाते हैं। तो ये उन्होंने जो बोल दिया। अब इसमें मैं बोल देता हूं क्या सिद्धांत है। पेज नंबर 7 पे देखिए, मैग्मा में उठती हुई यानी राइजिंग लिम्स संवहनीय तरंगों के कारण समुद्री क्रस्ट में दरार पड़, ठीक है, राइजिंग लिम्स के कारण समुद्री क्रस्ट है उसमें दरार पड़ रही है। ओके, राइजिंग लिम्प ऑफ करंट ब्रेक दी ओशियन करंट। दूसरी बात, बेसाल्टिक इरप्शन, बेसाल्ट का उद्गार होता है नीचे की साइड से, लावा का जमाव होता है और मिड ओशनिक रिज का वहां पे निर्माण हो जाता है। आगे बात समझें, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ओशनिक क्रस्ट, साथ साथ में जो ये बाहर निकल के आ रहा है इसके कारण नई परपटी वहां पे बन रही है। ओके, नीचे जाती हुई तरंगें यानी डाइवर्जेंट लिम्ब, ठीक है, नीचे जाती हुई तरंगों क्या बोलेंगे वहां पे, डाइवर्जेंट या डाउनवर्ड लिंक। ओके, डाइवर्जेंट लिम्ब के कारण समुद्री सतह का विस्तार हो रहा है। ओके, ये नीचे वाली इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं, नीचे जाती हुई जो तरंग है उसके कारण जो है वो समुद्री सतह का क्या हो रहा है, विस्तार होता जा रहा है। ट्रेंच के पास समुद्री सतह नष्ट हो जाती है। आगे बात समझ, ट्रेंच के पास आने पे, और ट्रेंच के पास में गहराई मिल रही है क्योंकि जो है वो नीचे की साइड में धंस रही है तो वहां पे अधिक गहराई होती जाएगी। जो प्लेट है, अभी आगे समझ में आएगी प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में, तब आपको समझ में आएगा कि जब दो प्लेटें मिलती हैं, अब ये एक्चुअली में प्लेटें हैं, इन क्रस्ट को हम जो पूरा क्रस्ट है इसे प्लेटों में बांटेंगे अगले पार्ट में। तो ये प्लेट जब नीचे की साइड में जाएगी तो ये वाला भाग जो है वो धंसता जाएगा और खत्म होता जाएगा, तो यहाँ पे बीच में जो है गड्ढा बन जाएगा, उसको ट्रेंच बोलते हैं। ओके, ओशनिक क्रस्ट हैवियर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये नेक्स्ट पार्ट में हम देख ही लेंगे। ओके, पर ये ध्यान रखना है समझने में कि जो समुद्र का क्रस्ट होता है, क्रस्ट का मतलब समझ में आ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्रस्ट का मतलब गड्ढा नहीं होता है, क्रस्ट का मतलब होता है परपटी। ठीक है, भूपरपटी जिसे बोलते हैं उसे क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अपना महाद्वीप वाला हिस्सा है या हम जहाँ पे पृथ्वी पे रह रहे हैं, हम जैसे इस जगह पे रह रहे हैं, यहाँ पे नीचे 30-40 किलोमीटर तक पत्थर ही पत्थर मिलने वाला है। ठीक है, वो हमारे महाद्वीप का क्रस्ट हो गया जहां तक हमें पत्थर मिल रहा है। अब ऐसे ही महासागर साइड में जाएंगे, अब महासागर में 2-3 किलोमीटर तक तो पानी है, वहां पे उसका कोई क्रस्ट हो ही नहीं सकता। जहां पे उसका पानी खत्म हो जाता है वहां से उसका क्रस्ट शुरू हो जाता है, और उसका क्रस्ट जो होता है उसकी जो चौड़ाई होती है वो कम होती है, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के आसपास, जबकि महाद्वीप वाला क्षेत्र है उस पर जो क्रस्ट की चौड़ाई होती है नीचे की साइड में लंबाई जो हो जाती है वो ज्यादा होती है। क्रस्ट का मतलब हो गया भूपरपटी या परपटी। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि कॉन्टिनेंट्स की जो अपनी महाद्वीपों की जो क्रस्ट होगी वो अलग होती है, और ओशियंस की जो क्रस्ट होती है वो अलग होती है, और ओशियंस की क्रस्ट जो होती है वो भारी होती है। इतना ध्यान रखना होगा आपको, ओशियन की क्रस्ट जो होती है वो भारी होती है, समुद्र की जो क्रस्ट होती है ऊपरपट्टी होती है वो भारी होती है, और महाद्वीपों की नहीं होती। ओके, तो ये पॉइंट आपको अगले लेक्चर में काम आएगा। समुद्री तल कन्वेयर बेल्ट की तरह कार्य करता है। ओशियनिक फ्लोर जो है उसके कारण साइक्लिक यानी चक्रीय प्रक्रिया बनती है, और इसमें करीब करीब 300 मिलियन ईयर्स का समय लग रहा है। ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है ना, इसमें 300 मिलियन का समय लग रहा है, और इसलिए कोई भी जो
वहाँ पे चट्टान मिल रही है उसकी उम्र जो है वो मिड मेजोइक से ज़्यादा नहीं मिल रही है, क्योंकि उसकी उम्र अधिकतम 300 मिलियन हो जाती है, उससे आगे डिस्ट्रॉय हो जाती है। एमओआर पर नई बनी चट्टानें धीरे धीरे समय के साथ समुद्र के किनारों की तरफ खिसकती हैं और समुद्री क्रस्ट भारी होने के कारण ये चट्टानें ट्रेंच के पास बिखर कर अंदर चली जाती हैं। तो ये अपना दूसरी थ्योरी है वो कंप्लीट हुई। यहाँ पे एक पॉइंट और समझ लीजिए साथ में ही, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो प्लेट विवर्तन की, वो सेकंड पार्ट में देखेंगे हम। ओके, एक और सवाल आया वहां पे, जब वो जोग्राफर्स ने अध्ययन किया, तो आप अगर पेज नंबर अपना 6 पे इमेज नंबर 2 को देखेंगे, पेज नंबर 6 पे इमेज नंबर 2 को आप देखेंगे, तो उसमें आपको बहुत सारी अलग अलग पर्वतमालाएं दिख रही हैं बटी हुई। जब उन्होंने अध्ययन किया तो पाया कि जो मिड ओशियनिक रिज के पास वाली जो पर्वतमालाएं हैं उन पे एक तरीके का चुंबकत्व है। उससे अगली वाली पे जब वो गए तो फिर उन्होंने पाया कि पहले वाले पे मान लिया नॉर्थ वाला पोल उन्होंने ग्रहण किया हुआ है, दूसरी वाली पे जब वो गए तब उन्होंने पाया कि वहां पे साउथ पोल वाला जो है चुंबकत्व मिल रहा है। फिर तीसरी वाली पे जब जा रहे हैं तब उन्हें पाया कि ये नॉर्थ पोल वाला है। ऐसे आगे जाएंगे तो उन्हें साउथ पोल वाला। देखो पृथ्वी जो है वो चुंबक की तरह कार्य करती है, पृथ्वी का चुंबकत्व है। पृथ्वी का चुंबकत्व समय के साथ कभी कभी बदलता रहता है। अभी हम जो है किसी चुंबक को रखेंगे तो उसका साउथ पोल पृथ्वी के नॉर्थ पोल की साइड में दिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपोजिट अट्रैक्शन होता है। तो कोई चुंबक को आप पकड़ लेंगे तो उसका साउथ पोल जो है वो नॉर्थ की साइड में दिखा जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि इन अलग अलग पर्वतों पे अलग अलग चुंबकत्व मिला उन्हें, और जस्ट जो एक साथ में बने होंगे उन पे एक समान मिला। जो एक साथ में बने होंगे ना, जैसे कि बीच में मिड ओशियनिक रिज था, ये अलग हुए तो एक साथ में बने हुए थे, तो इन पे एक समान चुंबकत्व था। अब नया बना उस पे दूसरे तरीके का चुंबकत्व आ गया। तो ये घटना जी जो थी उसे बोला उन्होंने पराचुंबकत्व या पैलियोमैग्नेटिज्म। और इसका कारण जानने के लिए जब पूछा गया तो उन्होंने यही कारण जो दिया कि जब नीचे की साइड से जो मैग्मा आता है और ऊपर की साइड वो ठंडा हो जाता है, तो जब वो ठंडे होने की प्रक्रिया होती है उस समय पृथ्वी पे जो भी चुंबकत्व होगा उसी को ग्रहण कर लेगा और उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। मान लीजिए उस समय अगर साउथ पोल जो है या साउथ वाला जो चुंबकत्व है वो उसने ग्रहण कर लिया, तो उस पर पूरी लाइफ टाइम जब तक वो डिस्ट्रॉय होगा तब तक वो साउथ वाला रहेगा। अगले टाइम जब कोई नया मैग्मा निकल के आया उस समय तक पृथ्वी का चुंबकत्व बदल के नॉर्थ वाला हो चुका था, तो फिर वो नॉर्थ वाला ग्रहण कर लेगा और पूरी लाइफ टाइम जो है वो नॉर्थ रहेगा। इसे बोला जाता है पैलियोमैग्नेटिज्म। मिड ओशियनिक रिज के दोनों तरफ की चट्टानें भिन्न भिन्न चुंबकत्व पाया जाता है, किसी पे नॉर्थ पोल वाला किसी पे साउथ पोल वाला, इस तरीके से वो चुंबकत्व ग्रहण कर लेती हैं। मैग्नेटिक पैरेलल स्ट्रिप्स, नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज में आप देख सकते हैं, इसी वाली इमेज में देख सकते हैं, पेज नंबर 9 वाली इमेज में आप देख सकते हैं। पेज नंबर 9 वाली इमेज में देखिए, आपको दिख रहा होगा इमेज में कि जो मिड ओशियनिक रिज के पास वाले हैं उन पे साउथ दिख रहा है, उससे अगली वाली पे जा रहे हैं तो नॉर्थ वाला दिख रहा है, उससे अगली वाले पे जा रहे हैं तो साउथ वाला आपको चुंबकत्व दिख रहा है। पेज नंबर 9 में पैलियोमैग्नेटिज्म वाले इमेज में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका जो एक्सप्लेन किया वो वाइन एंड मैथ्यूज के द्वारा किया गया था। जो बात मैंने वही बताई है, वो द्रवित लावा उस समय के भूचुंबकीय क्षेत्र को ग्रहण कर लेता है, ठीक है। और ओशियन फ्लोर जो है अपने आप में एक मैग्नेटिक टेप की तरह कार्य करती है। अब यहां से एक फायदा हुआ उन्हें, एक फायदा क्या हुआ कि यहाँ पे देखा कि एक टाइम पे नॉर्थ चुंबकत्व है, एक टाइम पे साउथ चुंबकत्व है, फिर नॉर्थ है फिर साउथ है, और अगली बात ये एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं, यानी सी फ्लोर उड़ता जा रहा है, ठीक है। तो फिर उन्होंने अपने एविडेंस के आधार पे अनुमान लगाया कि इस समय और इतने समय में पृथ्वी में वहां पे चुंबकत्व चेंज हुआ, तो यानी समय का अनुमान लगा लिया और दूरी का अनुमान उन्होंने लगा लिया। जब समय और दूरी का अनुमान लगा लेते हैं तो फिर वो स्पीड को ज्ञात कर सकते हैं कि ये जो सतह फैल रही है वो कितनी गति से फैल रही है, ऐसा उन्होंने अनुमान लगा लिया। पैलियोमैग्नेटिज्म के आधार पे समुद्र तल विस्तार की गति का निर्धारण किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है कैसे? वैज्ञानिकों को तो ये तो पता चला हुआ है, हाँ, कि किस समय वहां पे कौन सा चुंबकत्व रहा है, उन्हें पता है वैज्ञानिकों को। ओके, दूसरा, दो जो अलग अलग पर्वत हैं उनके बीच की दूरी उसे पता चल रही है कि इसमें नॉर्थ है और उसमें साउथ है,
इसमें इतना समय लगा है और इतनी बीच की दूरी है, तो दूरी बटे समय निकाल के वो जो है वो उस गति को निर्धारित कर सकते हैं कि कितनी गति से ये जो है वो समुद्र तल का विस्तार हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अटलांटिक महासागर की जो समुद्री सतह है वो 1 सेंटीमीटर पर ईयर की गति से जो है वो स्प्रेड हो रही है। इंडियन ओशियन की जो सतह है वो 1.5 सेंटीमीटर पर ईयर की गति से जो है वो स्प्रेड हो रही है, और प्रशांत महासागर की 6 सेंटीमीटर पर ईयर की गति से जो है वो वहाँ पे स्प्रेड हो रही है। तो सबसे तेज कौन सी हो रही है? पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर की जो समुद्री सतह है वो सबसे तेज जो है वो गति कर रही है। ठीक है, लेकिन प्रशांत महासागर की जो सतह है वो जिस तरीके से निर्माण हो रही है नई, उसके साथ साथ में उससे ज़्यादा गति से जो है वो डिस्ट्रक्ट हो रही है, यानी विध्वंस हो रही है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेंच पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर वाले लेक्चर में अभी थोड़ी देर में आपको दिखा दूंगा मैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ट्रेंच पाए जाते हैं, तो इसलिए प्रशांत महासागर जो है वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पा रहा है। उसकी तुलना में अटलांटिक महासागर जो है वो ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि अटलांटिक महासागर में ट्रेंच एक्टिव नहीं है वहाँ पे, तो अटलांटिक महासागर सबसे ज़्यादा जो है वो स्प्रेड हो रहा है। ओके, अगले इमेज में आप देखेंगे कि मैंने सारे ट्रेंचेज को एक साथ में रखा हुआ है। ठीक है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंचेज का आपका नाम ध्यान रखना है। एक तो मेरियाना ट्रेंच है, ठीक है, उसके अलावा जावा ट्रेंच है, ठीक है, उसके अलावा ये नानसेई, मिंडाना, टोंगा, ये अलग अलग ट्रेंचेज हैं। इधर की साइड में अगर अमेरिका साइड में आप देखें तो मिड अमेरिका ट्रेंच है, और नीचे की साइड में पेरू चिली ट्रेंच है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक आएगा उसमें इन ट्रेंचेज के आधार पे ही आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से प्लेटें जो है वो बन रही हैं। ओके, तो ये जो इमेज है आपने क्लियरली समझ लिए लास्ट वाले पॉइंट्स में, किस तरीके से जो संवहनीय तरंग है ऊपर की साइड में आ रही है, तो समुद्र सतह को तोड़ करके वहां पे नया मिड ओशियनिक रिज बन रहा है, और धीरे धीरे समुद्र का विस्तार हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है वो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत को कंप्लीट करते हैं।